नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। आज अमित शाह ने एक वर्चुअल रैली की और ये सिर्फ रैली ही नहीं थी, अमित शाह ने हुंकार भरी है ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में चुनौती देने की। कई सारे सवाल दागे हैं, कई सारे अपने कामों को गिनाया है और तो और पश्चिम बंगाल में वो कौन से मुद्दे होंगे जिस पे ये चुनाव लड़ा जाएगा, उसके बारे में भी आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरा खुलासा, पूरी रणनीति साफ कर दी है, जिससे तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी के भतीजे ये सब बौखला गए हैं। क्या भाषण में कहा गया, वो मुद्दे क्या उठे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात जो कहना मैं चाहता हूं वो ये कि कई लोग ये सवाल उठा रहे थे, फेक न्यूज़ फैला रहे थे, अफवाह फैला रहे थे सोशल मीडिया पे और मीडिया में कि अमित शाह की तबीयत खराब है। कुछ लोग तो यहाँ तक, आप देखिए राजनीतिक द्वेष किस हद तक, किस नीचता तक पहुंच गई है। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि जो अरुण जेटली को जिस तरह से जो बीमारी थी वही बीमारी अमित शाह को हो गई है। राजनीति इस स्तर पर चली गई है। लेकिन लगातार जो 2-3 वर्चुअल रैली अमित शाह ने की है, तो ये जो फेक न्यूज़ फैलाने वाली जो फैक्ट्री है कांग्रेस पार्टी की, लेफ्ट लिबरल कबाल की, इन सब लोगों को जवाब मिल गया है और बंगाल की जनता को अब ऐसा लगने लगा है कि जो चुनाव होने वाले हैं इसमें वामपंथी और कांग्रेस पार्टी ये फिसड्डी पार्टियां बनकर रह जाएंगी। सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच में होने वाला है। सबसे बड़ा सवाल कि वो कौन से मुद्दे होंगे जिसके ऊपर अमित शाह ने आज ममता बनर्जी को ललकारा है। सबसे पहली बात, ममता बनर्जी को अमित शाह ने एक चुनौती दी है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और जब से अब तक जो 10 साल की जो सरकार ये रही है, 9 साल की, इसमें ममता बनर्जी ने क्या क्या किया है उसका हिसाब किताब दे। और तो और जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी की जो पूरा एक भ्रष्ट तंत्र जो था, जिसको लोग उखाड़ फेंक कर ममता बनर्जी को बदलाव के लिए लेकर के आए थे, अब बंगाल के लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी से बेहतर तो वामपंथियों की सरकार थी। ये स्थिति पहुंच गई है। बीजेपी ने साफ साफ कहा है कि उनका एजेंडा बंगाल को सोनार बांग्ला बनाना है, एक संस्कारी बंगाल में तब्दील करना है, वहां पे विकास लाना है, लोगों को जो है वहां पे सहूलियत पहुंचाना है। ये बीजेपी का एजेंडा है। लेकिन जो मुद्दे हैं जिसको लेकर के अमित शाह ने आज जमकर हमला बोला है, वो सीए उसमें नंबर 1 पे है। सीए के ऊपर उन्होंने बहुत सारे सवाल किए और ये सवाल इसलिए भी लाजमी है कि ये वही ममता बनर्जी है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने के लिए दिल्ली में कोहराम मचाया करती थी। पार्लियामेंट के अंदर में पहली बार किसी लीडर ने एक स्पीकर के मुंह के ऊपर पूरी की पूरी फाइल फेंकने का काम ममता बनर्जी ने किया था। किस लिए? वो चाहती थी कि बांग्लादेशियों को बंगाल से बाहर किया जाए, क्योंकि ये सब बांग्लादेशी जो है कांग्रेस और वामपंथियों के वोटर बने हुए हैं। और इतना ही नहीं, जब कोई उस पर आपत्ति जताता था तो ये पार्लियामेंट, संसद के अंदर ये मारपीट किया करती थी। इतना ज़्यादा ये विरोध किया करती थी कि पश्चिम बंगाल से जो घुसपैठिए, जो बांग्लादेशी घुसे हैं, उनको बाहर किया जाए और जो शरणार्थी हैं, जो हिंदू बांग्लादेशी जो वहाँ से पीड़ित होकर के बंगाल में शरण में आए हुए हैं, उनको नागरिकता दी जाए। तो ये इनकी पहले की राजनीति थी। लेकिन अब ये जो राजनीति जो बदली है, जो मुस्लिम तुष्टीकरण, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से बंगाल में रोज बॉम्ब धमाके होते हैं, जिस तरीके से गुंडा राज चल रहा है तृणमूल कांग्रेस का, जिस तरह से सिंडिकेट ऑपरेट करता है, ये सारी चीज़ों को लेकर के कहने का मतलब ये कि बीजेपी उन सारे मुद्दों को उठाने वाली है, उसको भुनाने वाली है
जिससे बंगाल की जनता त्रस्त है। अब कोरोना का मसला आया तो कोरोना के मसले पे उन्होंने साफ साफ कहा कि ये अकेली सरकार है देश के अंदर जहां जो श्रमिक को जो लाया जा रहा था तो सारे देश में उनको क्या कहते थे, श्रमिक ट्रेन से भेज रहे हैं। ममता बनर्जी ने उन ट्रेनों का नाम दे दिया कोरोना ट्रेन। मैंने मतलब ये कि जो बंगाल के जो मजदूर आ रहे हैं, जो गरीब लोग जो पूरे देश में जो फंसे हुए थे, वो लोग जो वापस आ रहे हैं वो कोरोना लेकर के आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से कोरोना का जो मिसमैनेजमेंट हुआ है बंगाल के अंदर में, वो भी एक मुद्दा रहेगा। और इसमें जो सबसे बड़ा जो हथियार बीजेपी के पास है वो है आयुष्मान भारत की योजना, जो पूरे देश में हर राज्य में लागू है। दिल्ली में लागू नहीं था, लेकिन जब कोरोना की विपत्ति आई, जब सरकार को लगा कि भाई पैसे देने पड़ जाएंगे इलाज के लिए, तो उन्होंने तुरंत इसको जो है मान लिया। आयुष्मान योजना क्या है? आयुष्मान योजना जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस का है। तो बंगाल में अभी तक जो है ये योजना लागू नहीं की गई है। तो ये सिर्फ कोरोना ही नहीं, किसी और भी बीमारी, किसी भी स्वास्थ्य सेवा के लिए अमित शाह ने यह घोषणा की है कि सरकार बनने के 1 मिनट बाद बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जो है वो लागू किया जाएगा। ये पहला बड़ा वादा है। दूसरा एक और बहुत जिसको कह सकते हैं कि जो पीपल सेंट्रिक मसला था, तब देखिए देश भर में जो किसानों को जो पैसे दिए जा रहे हैं सीधे बैंक खाते में 6,000 वो जा चुका है, लोगों को भेजा जा चुका है कि ट्रांसफर हो जाता है। बंगाल अकेला राज्य है जहां की सरकार ने, ममता बनर्जी ने केंद्र को किसानों की वो लिस्ट ही नहीं दी है, ना बैंक का अकाउंट दिया है, ना कोई नोटिफिकेशन दिया कि ये लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। हर राज्य ने वो किसानों के नाम, पता, बैंक अकाउंट, ये सारे डाटा को उन्होंने भेजा। ममता बनर्जी ने इसे लागू नहीं किया। कहने का मतलब ये कि जो सरकारी मदद 72,000 करोड़ रुपए का जो बंटवारा हुआ है किसानों के बीच, उसमें देश के बाकी राज्यों के तो किसानों के पास पैसे चले गए, अकेला पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य बना रहा जहां ये पैसा नहीं पहुंचा है। ये बहुत बड़ी बात है और ये बात बंगाल की जनता वो सुन रही होगी। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे जिस तरीके से दुर्गा पूजा को लेकर के, सरस्वती पूजा को लेकर के समाज में जो जहर घोला गया, जिस तरह से जो रवैया रहा ममता बनर्जी का, उसको लेकर के वो लगातार इन सब चीज़ों को उन्होंने मुद्दा बनाया है और इसको लेकर के वो लगातार कैंपेन करेंगे। आज इसके संकेत मिले हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि बीजेपी बिल्कुल अपने एजेंडे पे क्लियर है कि वो विकास के मसले को लेकर बंगाल में चुनाव लड़ेगी। और तो और जो तुष्टीकरण की राजनीति है ममता बनर्जी की, उसके ऊपर भी हमला करेगी। तो ये दो धारी तलवार बीजेपी ने इस चुनाव के लिए चुना है कि एक ममता की फेलियर, उसकी जो वोट बैंक की राजनीति है, वो जिस तरीके से भ्रष्टाचार, जिस तरह का सिंडिकेट, जिससे लोग त्राहिमाम है बंगाल के, वो एक प्लैंक होगा। और दूसरा, विकास के रास्ते पे कैसे बंगाल को ले जाया जाए, ये एक मुद्दा होगा। लेकिन सबसे जब बंगाल की राजनीति के बारे में आप बात करते हैं, ममता बनर्जी की खास करके, तो आप देखिए किस तरीके से जब भी बंगाल में बीजेपी कोई रैली करती है या कोई भी अपोनेंट रैली करता है, ये बंगाल का एक अजीबोगरीब कल्चर है। ये लोग सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी चिल्लाते हैं, लेकिन विपक्ष अगर रैली करना चाहता है तो उसे परमिशन नहीं मिलती। अगर वो कोई लीडर आना चाहता है तो उसके हवाई जहाज को लैंड करने नहीं दिया जाता है। अगर कोई, जैसे योगी जी जाना चाह रहे थे पुरुलिया, तो वहाँ उनको घुसने नहीं दिया गया। हेलीकॉप्टर के लिए कोई परमिशन नहीं दी गई, तो वो बिहार में, झारखंड में वो लैंड करते हैं, उसके बाद गाड़ी से उनको वहाँ पे जाना तो कहने का मतलब ये है कि जब आप रैलियों को रोकने तक पहुँच जाते हैं तो इसका मतलब है कि तृणमूल के खेमे में एक अजीबोगरीब, उसको कह सकते हैं अंडर कॉन्फिडेंस, डर, भय, बौखलाहट है। लेकिन कोरोना के दौरान बाकी सारे लोग घर में बैठे रह गए। एक बात के लिए बीजेपी की तारीफ करनी पड़ेगी
कि जब सब लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं तो किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने अपनी बात पूरे बंगाल की जनता, ये कोई वर्चुअल कोई एक जगह की रैली नहीं हुई, ये हर जगह पूरे बंगाल में एलईडी टेलीविज़न के जरिए, स्क्रीन के जरिए गांव-गांव तक अमित शाह के संदेश को भेजा गया। और जो जवाब आया तृणमूल की तरफ से वो क्या था? वो अपने आप में सबसे बड़ा मजाक है। बात लोगों की दुख की हो रही है, पैसा नहीं पहुंच रहा है उसकी हो रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था वो ढंग का नहीं है उसके बारे में बीजेपी बात कर रही है। जो चक्रवात के बाद जिस तरीके से जो पूरे काम में ही जो भ्रष्टाचार चल रहा है हर चीज़ में बंगाल के अंदर, उसके बारे में बात हो रही थी। लेकिन जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो पहला जो जवाब आया है वो जवाब ये आया है, ये अभिषेक बनर्जी हैं, ये भतीजे हैं ममता बनर्जी के, उनके उत्तराधिकारी के रूप में इनको देखा जाता है। वो जो कहते हैं वो तृणमूल का जो ऑफिशियल स्टैंड होता है। उन्होंने ट्वीट किया, क्या लिखा सुनिए जरा। अमित शाह जी, बंगाल हैज नॉट हर्ड यू स्पीक ड्यूरिंग दीज टाइम्स ऑफ क्राइसिस, बट वी होप टुडे you would take a minute to answer this. Are the Chinese occupying our territory or not? चीन আমাদের ভূমির অংশে দখল করছে কি না? ये ट्वीट भाषण के ठीक पहले, रैली के ठीक पहले, रैली के बाद क्या ट्वीट किया उन्होंने? रैली के बाद उन्होंने ट्वीट किया, एज यूजुअल स्पीच ऑफ अमित शाह जी was a rhetoric and no substance. Nevertheless, since he has talked about his dream of seeing exit of TMC, I would like to ask him once more time, when the Chinese exiting our territory? मतलब जो बात, जो सवाल भाषण के पहले तृणमूल ने उठाया वो भाषण के बाद। और ये बात क्या है? ये बात है कि भाई चाइनीज हमारी टेरिटरी में घुस आए हैं, वो कब जाएंगे? ये किसने बता दिया आपको? आप चाइनीज अखबार, उनके जो दलाल हैं हिंदुस्तान के अंदर में, उनके ट्वीट्स, आपके पास इस चीज़ का इंफॉर्मेशन आया कहाँ से? सेना तो कह रही है कि हमारी ज़मीन पे एक इंच भी चीन की जो सेना है वो नहीं आई है, फिर भी आप इस तरह के सवाल उठा रहे हो। ये ठीक वैसा ही सिचुएशन है। अगर राजनीति की ज़रा सा भी इन्हें समझ होती तो कम से कम इस मौके पे जब भारत और चीन की सेना आमने सामने है तो इस तरह के सवाल नहीं उठाने चाहिए। तृणमूल के लिए ये सवाल इतना महंगा साबित होगा। ये ठीक वैसा ही जिस तरीके से पुलवामा अटैक के बाद कांग्रेस पार्टी और ये पूरा सबूत गैंग ये कहने लग गया था कि कितने लोगों की जान लोगे बहुमत लाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए कितने लोगों को शहीद करवाओगे। ये इंसिनुएशन, ये फ्रस्ट्रेशन में दिया गया बयान कांग्रेस पार्टी को रसातल में पहुंचा दी लोकसभा चुनाव में। और ये जब चीन के ऊपर पूरा बवाल मचा हुआ है बॉर्डर पे, और इस दौरान तृणमूल कांग्रेस की मति मारी गई है, इसलिए इस तरह के सवाल को उठाया जा रहा है। अगर ये सवाल उठाते रहे तृणमूल के लोग, विपक्ष के लोग, तो यकीन मानिए कि अमित शाह ने जो आज रैली की है वो बंगाल की आंधी में तब्दील हो जाएगा, ये बदलाव की आंधी। और वाकई जो अमित शाह ने कहा है वो बंगाल की जनता साबित करके छोड़ेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।